नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुट्रेजा। आज फिर से मुलाकात का दौरा जो है वो शुरू हो चुका है। इस आज के इस कार्यक्रम के अंदर वीरेंद्र कौशिक जी, जो कि जिला अध्यक्ष हैं भिवानी बीजेपी के, वो हमारे साथ हैं। 3 महीने हुए हैं इनको जिला अध्यक्ष बने हुए। उससे पहले छात्र राजनीति भी खूब की है सर। छात्र राजनीति के बाद दूसरी राजनीति और अब संगठन की राजनीति, या यूं कहें कि संगठन के अंदर जिला अध्यक्ष का पद बीजेपी जैसी पार्टी के अंदर 3 महीने हो गए। किस तरह की एक्सरसाइज जो है वो चल रही है, कि क्या महसूस हो रहा है कि पहले और अब में क्या बदलाव लग रहा है आपको? नहीं, बदलाव तो देखो अच्छा है कि अभी जो जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी जो पार्टी ने दी है वो एक प्लेटफॉर्म है संगठन को संगठित करना, पार्टी को आगे बढ़ाना, धरातल तक हमारे जो काम आते हैं प्रदेश से वो उन कामों को नीचे तक लेके जाना, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना, क्योंकि हम भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारी जो जिम्मेवारियां हैं वो समय समय पर बदलती रहती हैं। आज मैं जिला अध्यक्ष हूँ, पहले कोई और था, मेरे बाद कोई और होगा। लेकिन हर कार्यकर्ता जो इस पोस्ट पे आता है या किसी और पोस्ट पे भी आता है तो वो न्याय करने का प्रयास करता है। मेरा भी ये प्रयास है कि इस समय में, मेरे कार्यकाल में, कि कम से कम भिवानी जिले का हर कार्यकर्ता को मान सम्मान मिले और उस मान सम्मान के साथ में उसका वो हर कार्य हो जो कि उचित है, न्याय संगत है, उसको किसी चीज़ में महसूस ना हो। और हर कार्यकर्ता जो हमारा बूथ लेवल पे काम करता है, जो बूथ स्तर पे चुनाव के समय में विधानसभा हो, लोकसभा हो, या कोई हमारा स्थापना दिवस हो, या कोई हमारा दीनदयाल जी की जयंती हो, अटल जी की जयंती हो, अंबेडकर जी की जयंती हो, इस प्रकार से जो हमारे कार्यक्रम हैं बूथ स्तर के वो करता है, दिन रात लगा रहता है। तो उस कार्यकर्ता के लिए हमने अब तक जितने कार्य किए हैं उनको बढ़ाने का प्रयास करते हुए, मेरा ये अभी धीरे धीरे हमारी जब कार्यकारिणी बन जाएगी उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि हर बूथ के ऊपर हर कार्यकर्ता से जाकर मिलने का प्रयास करेंगे। हमारे 941 बूथ हैं जिला भिवानी के अंदर। तो वो जो बूथ स्तर का हमारा कार्यकर्ता है, जो हमारा बूथ स्तर से ऊपर की इकाई हमारे पास शक्ति केंद्र की है, तो शक्ति केंद्र पर जो हमारा कार्यकर्ता है उनसे हम मिलें, क्योंकि जड़ हमारी वहाँ से स्टार्ट है, वहीं पे सारा काम होता है। और जिला का पदाधिकारी है, प्रदेश का पदाधिकारी है, वो पॉलिसी बनाता है, अपना समय देता है, अपना समय के साथ में सारे एफर्ट करता है, लेकिन जो धरातल पे काम करता है वो हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता है। उस बूथ स्तर के कार्यकर्ता से मिलने के लिए, उसको मनोबल के बढ़ाने के लिए, उसका साथ जानने के लिए, उसके परिवार को अपने साथ रखने के लिए, ताकि हमारा परिवार से भी परिचय हो कि इनके परिवार में कौन लोग हैं जो कि इनके समय के साथ साथ वो खुद का अपना भी समय देने लग रहे हैं। क्योंकि एक परिवार से जब एक आदमी काम करता है तो उस परिवार का वो बेहतरीन समय भी उसके को दिया जाता है, जो अपने इनकम के कमाई के साधनों में वो समय व्यतीत कर सकते हैं। तो हम उस परिवार का भी ऋणी है, हमारी पार्टी, जो जिस परिवार से कोई कार्यकर्ता हमारे लिए काम करता है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, ये हमारे विधायक, हमारे 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, हमारे 2 हमारे पास सांसद हैं राज्यसभा से और लोकसभा से। तो इनके साथ मिलकर कि हम ये कोशिश करेंगे कि उन सब कार्यकर्ताओं के घर पर जाएं, उनसे मिलें और उनसे मिलके उनको अपने साथ लेके संगठन की गतिविधियों को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं। ये मेरा प्रयास है। इसी प्रयास के तहत मेरे लगभग सभी मंडलों में जाना हो चुका है। हमारे 16 जिले के अंदर मंडल हैं, एक विधानसभा में लगभग 4 मंडल होते हैं हमारे। तो उनके अंदर, सब के अंदर जाना हो चुका है, और जहाँ पर भी कोई कार्यक्रम होता है मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर जो उनके बूथ के लोग हैं, वहाँ पे जो हमारी समिति है या हमारा अध्यक्ष है, मेरा प्रवास के दौरान मैं वहाँ पर उनके घर पर ज़रूर जाऊँ, ताकि मेरी मुलाकात हो, मैं भी उन सबको, उनसे मेरी जान पहचान हो कम से कम, कि भाई बूथ लेवल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, फलाना आदमी है, शक्ल से उसको जानूँ, क्योंकि जो हमारे लिए काम करने लग रहे हैं तो उनका मान सम्मान हमारी प्राथमिकता है। सर, 3 महीने लगभग होने को आए हैं, लेकिन कार्यकारिणी अब तक नहीं बन पाई। काफ़ी सारे जो आपके कार्यकर्ता हैं वो इंतज़ार में हैं कि कब कार्यकारिणी बनेगी, कब उनको कुछ पद मिलेगा, वो आगे उसी रूपरेखा के अनुसार या आपके मार्गदर्शन में काम कर पाएंगे बीजेपी के माध्यम। अब बीजेपी को भी 11 साल मोदी जी की सरकार को अब जो है हुए भी हैं। मैं दोनों सवाल मैंने आपसे एक साथ पूछे हैं जी। कि कार्यकारिणी कब तक बनेगी। हालांकि पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि जल्द ही कार्यकारिणी बन जाएगी, लेकिन 3 महीने होने को हैं, अभी तक नहीं बन पाई सर। ऐसा है कि अ, हमारा एक प्रोसेस है चुनाव का बीजेपी में, कि सबसे पहले बूथ का अध्यक्ष बनता है, फिर हमारा मंडल अध्यक्ष बनता है, फिर हमारा जिला अध्यक्ष बनता है, फिर हमारा प्रदेश अध्यक्ष बनता है, फिर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है।
ये प्रोसेस ऊपर की बजाय नीचे से स्टार्ट होता है। तो जो चुनाव, जो हमारी अंदरूनी चुनाव है उसके अंदर मंडल का चुनाव हो चुका है, बूथ का चुनाव हो चुका है, जिले का चुनाव हो चुका है। जो हमारे मंडल अध्यक्ष बने थे, मैं जिला अध्यक्ष बन चुका हूँ। जी। तो जिला अध्यक्ष से तालमेल करके सभी मंडल अध्यक्षों की सहमति से हमने अपनी मंडल की कार्यकारिणी डिक्लेयर कर दी। अब जिला अध्यक्ष मैं बन चुका हूँ, लेकिन हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मोहनलाल बड़ोली जी अभी चल रहे हैं। लेकिन चुनाव की दृष्टि से जो संगठनात्मक जो हमारे चुनाव हैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अभी पेंडिंग है। तो वो जैसे ही हमारा चुनाव होता है, मोहनलाल बड़ोली जी को रिपीट करते हैं या फिर किसी दूसरे को दायित्व देते हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ें प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में वो हमारे साथ बैठ के हमारी जो जिले की लिस्ट है जो हमने दे रखी है वो उसको अप्रूव करेंगे या डिस्कशन करके बातें करेंगे। और उसके बाद में फिर प्रोसेस शुरू होगा कि प्रदेश अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में वो अपनी टीम का चयन करेगा, अपने महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, मोर्चों के अध्यक्ष हैं, वो सारी चीज़ें इस प्रकार से तय होंगी। जब वो अध्यक्ष बन चुके होंगे, प्रदेश के जो कार्यकारिणी बना के और जो अपने मोर्चे प्रकोष्ठ बना चुके होंगे, तब हमें इजाज़त मिलेगी कि हम जिला लेवल पर उन मोर्चे प्रकोष्ठों को बनाएं। जिला कार्यकारिणी हम पहले बना चुके होंगे, तो इस प्रकार से फिर हम मंडलों को ऑथराइज करेंगे कि भाई अब ऊपर से नीचे की ओर जो मोर्चे प्रकोष्ठ हैं फिर वो बनाएंगे। तो ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अभी मेरे हिसाब से जल्द ही 2-4-5 दिन में कुछ संभावनाएं हैं कि प्रदेश का चुनाव हो जाए और फिर प्रदेश के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। तो सारी के सारा सिस्टम है हमारा, तैयार है हमारे पास में, तैयारी पूरी है। आदेश की प्रतीक्षा में हम कि जो चुनावी प्रक्रिया है वो सहज प्रकार से सारी चीज़ें जैसे ही अमली जामा ऊपर से लोग पहनाएंगे, हम नीचे उनसे डिस्कस करके डिक्लेयर कर देंगे। मोदी जी के 11 साल का विषय है। अभी हमारी जो कार्यशाला हमारी हुई थी 2 तारीख को, 1 तारीख को हुई थी हमारी गुड़गांव में, और उसके बाद में 5 तारीख को हमारी लोकसभा स्तर पे हुई थी दादरी में। और अभी इन कार्यक्रमों को हम मंडल के अंदर लेके जाएंगे कि मोदी जी के जो 11 साल हैं संकल्प से सिद्धि तक, जो संकल्प मोदी जी ने लिया था 2014 से पहले, जब वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित हुए थे बीजेपी पार्टी की तरफ से, तो उस वक्त ये जो संकल्प लिया था पार्टी ने अंत्योदय की भावना से कि जितने गांव ऐसे बचे हुए थे, कई ढाणियाँ ऐसी बची हुई थी देश के अंदर, लगभग 14,000 के करीबन ऐसी ढाणियाँ थी, ऐसे परिवार थे जिन लोगों के पास में बिजली का कनेक्शन नहीं था। तो उन्होंने पहला अपना लक्ष्य रखा था, जैसे हमारे अरुणाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं, वहाँ पर कई ऐसी जगहें थी जहाँ पर बिजली नहीं थी। तो वहाँ पर सबसे पहले उनका लक्ष्य था कि बिजली तक आम मूलभूत जो पानी और बिजली की सुविधाएं हैं वो पहुँचाना। तो वो हमारे जो पिछले 5 साल का जो टाइम पीरियड था मोदी जी का, उसमें उन्होंने पूरा कर लिया। जन धन खातों की शुरुआत की ताकि जो ऊपर से नीचे तक जो पैसा सरकार देती थी उसमें गफलत होती थी, तो वो सारे के सारे खातों के अंदर अब कोई भी पेंशन है, किसी प्रकार का कोई सम्मान निधि है, जो भी चीज़ है वो सारा डायरेक्ट बेनिफिट खातों के अंदर जाता है। तो किसी चीज़ की कोई एक पैसा भी घटता नहीं है वहाँ पे। इस प्रकार की जो रोडों की आप देख रहे हो, आप लोग हरियाणा में किस प्रकार से अब 6-6 घंटे में हम चंडीगढ़ पहुँचते थे, आज हम 3 घंटे के अंदर चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं। 152 की जो सुविधा जो है, तो इस प्रकार से हर जगह डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होने लग रही। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के अंदर 11 साल के दौरान मोदी जी ने उसको बढ़ाया नहीं। जो कल्पना मोदी जी ये विकसित भारत की कर रहे हैं अभी 2047 तक की, हमारी कोशिश सब जनता की भी ये है कि सब लोग मिल करके इस कल्पना को, इस जो लक्ष्य है जो हमारा 2047 का, उससे पहले इसको पूरा करें। और उस उन सब में सिर्फ सरकार का रोल नहीं होता, वो सारी जनता का रोल होता है। वो इस प्रकार का मोटिवेशन भी क्रिएट करते हैं मोदी जी कि अगर किसी प्रकार का कोई काम लेना है तो मोदी जी जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि देश में कि हमारे परिवार का कोई मुखिया बोलने लग रहा है। और वो उस प्रकार से ही चाहे कोरोना काल में जो थाली बजाई थी, तो सब लोगों ने उस चीज़ को एकदम अप्रिशिएट किया था और सब लोगों ने करके दिखाया था। मतलब जब भी मोदी जी को बोलते हैं तो सब लोगों को ये लगता है कि ये हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं और हमारे परिवार के मुखिया हैं। उसी प्रकार से जैसे अभी देश के सेना के सम्मान में हम सब लोगों ने मिलकर तिरंगा यात्राएं निकाली, कितनी भव्य तिरंगा यात्राएं हुई जिसमें देश के सैनिकों का हमने सम्मान किया। कि क्योंकि देश के सैनिकों का सम्मान मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। आप लोगों को पता है कि वो पेंशन का जो मामला चल रहा था उनका, एक वन रैंक रैंक वन वन, पेंशन। हाँ, एक रैंक
एक पेंशन का, तो वो सारा का सारा अमली जामा मोदी जी ने पहनाया। सेना को छूट दी मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ में कि आप लोग अपनी मर्जी से रिएक्ट जो करना है वो हमारे से परमिशन की जरूरत नहीं है, आप लोग परमिटेड हैं, आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो सेना को छूट दी, नहीं तो सेना तो पहले दबी रहा करती। वो कांग्रेस का राज भी था जब मुंबई के अंदर अटैक हुआ। विपक्ष तो अभी भी आवाज़ उठाता है, बार बार सवाल दागता है कि कितने जो है जहाज़ उनके गिरे हैं, या हमारे कितने जो है राफेल जो है वो गिरे हैं, आज तक का कोई हिसाब किताब नहीं दिया। इस तरह के आरोप जो है वो लगाते भी हैं और कहते हैं कि जो है अमेरिका के कहने से दबाव मान करके और जो है युद्ध को बंद कर दिया। नहीं, देखो विपक्ष तो, हम तो ये सोचते हैं कि अच्छा विपक्ष, मजबूत विपक्ष हमारे पास होना चाहिए, प्रदेश प्रदेश में भी और देश में भी विपक्ष मजबूत होना जरूरी है। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होता तब तक कई मुद्दे ऐसे होते हैं कि जो हमारे ध्यान में लाने के लिए जब तक आवाज़ उठती है तो हमें भी किसी चीज़ को मान लो बाई चांस नहीं ध्यान में हो तो ध्यान में आ जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष हमारा बड़ा कमज़ोर है, बड़ी दयनीय हालत में है। सोनिया गांधी सिर्फ एक चीज़ को लॉन्च प्री लॉन्च कर रही है बार बार राहुल गांधी जी को, कि अभी लॉन्च कर दिया फिर फेल हो गया, फिर लॉन्च कर दिया फिर फेल हो गया। तो उसमें सारी की सारी कांग्रेस पार्टी का भट्ठा बिठा दिया। राहुल गांधी जी की वजह से सारा पार्टी का भट्ठा बैठ गया। तो मैं नहीं मानता कि उनकी बातों को कोई सीरियस लेता है। सबको पता है कि मोदी जी के कार्यकाल में ये सारी चीज़ें संभव हुई हैं, नहीं तो वो 200 में अभी कहने लग रहा था ना, बम्बई के अंदर वो अटैक करके चले गए, कसाब वगैरह 256 मार दिए। क्या किया पाकिस्तान से? कुछ नहीं। और उसके बाद जब से मोदी जी आए हैं, जब से कोई भी रिएक्शन देने की पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन कोशिश करते हैं तो उसका रिएक्शन मिलता है। तो वो डरे हुए हैं, और वो डरे हुए लोग आज, मैं तो ये मानता हूँ कि कश्मीर की समस्या का समाधान 370 की धारा तोड़ करके बहुत सा कर दिया था। लेकिन अब ये इंसिडेंट एक ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से भारत के हर नागरिक का खून खोला कि भाई ये बहुत ही गलत सिविलियन के ऊपर अटैक किया गया। और ये उनका जातिगत धार्मिक दंगे फैलाने की कोशिश थी। वो जी। जो उनका मकसद ये था, जिसका भारत देश के हर धर्म ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और किसी ने किसी प्रकार का रिएक्शन की बजाय हर धर्म के लोगों ने आपस में हाथ मिलाया और आतंकवाद के खिलाफ मोदी जी को और सेना को खुली छूट के अंदर समर्थन किया कि आप लोग इन पर आतंकवादी जिस प्रकार से ये हमला करते हैं तो इनका मुंह तोड़ प्रशिक्षण शिविर उनके निस्ते नाबूद किए। उनके ऊपर उन्होंने रिएक्ट करने की कोशिश की तो उनके ऊपर और मिसाइलें दागी गई, चाहे उनका जो हवाई स्टेशन वगैरह जो था उसका नाम क्या था, जो हवाई पट्टी थी जहाँ से एयरफोर्स वगैरह की उनके मूवमेंट होती थी। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें कि उनका तो एक भी मेरे ख्याल में कोई मिसाइल विसाइल अपने तो वो तंबूरे से आगे पड़े हैं, बस वे बेचारे जो निस्ते नाबूद हो गए थे। हमारी S-400 ने जो उनको ड्रोन वगैरह को गिराया, हमारा तो कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे गई भी नहीं, हमारी तो मिसाइलें गई हैं वहाँ पे। और वो तो उनके पास कोई ऐसी चीज़ थी नहीं जो उसको बीच में तोड़ बिठा सके उसका। हमने अटैक किया है, उनका हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई अटैक नहीं हुआ। उन्होंने तो कोशिश की थी कि वो हवाई जहाज़ चलाए जो सवारियों वाले थे अपने, कि भाई ये सिविलियन को अटैक कर दें तो हमारा जो ना अच्छा नाम हो जाए पूरे दुनिया के अंदर, कि भाई इनकी तू हो जाए भारत देश की। लेकिन भारत देश का सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सुदृढ़ है मोदी जी के काल में। इन्होंने का संकल्प है कि देश सर्वप्रथम है और उसके बाद में दूसरी चीज़ के बारे में सोचते हैं। प्रधान जी, संगठन बनेगा जब बनेगा, हालांकि जिस प्रकार से आपने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव होना है अभी, उसके बाद ही बनेगा। जिला अध्यक्ष में जब आप बने उस समय भी आपके भी पैरेलल बहुत सारे लोग थे जो कि जिला अध्यक्ष बनने की दौड़ में थे। आपके जिला अध्यक्ष बनने के बाद वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। क्या वो एक्टिव नहीं है, डीएक्टिवेट हो गए? जैसे कहते हैं ना कि डीएक्टिवेट मोबाइल का सिम हो जाए तो उसके पास फ़ोन नहीं मिलते। अगर बात करें हमारे भिवानी की, तो भिवानी में डीएक्टिवेट क्यों हो रहे हैं नेता जो आपके पैरेलल में चल रहे थे, जिनको जिला अध्यक्ष भाई उनको भी देखो, बनना जिला था? अध्यक्ष से बनने के लिए मेरे हिसाब से एक दो नेता थे जो तैयारी में लगे हुए थे। वो मेरे साथ आज कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे कहाँ दिख रहे हैं सर? कंधर में तो आपके बराबर में तो कोई आ भी नहीं सकता, आपकी तो लंबाई भी अच्छी है। हैं। भाई तो मीना परमार जी थी, जिला अध्यक्ष बनने के लिए हमारे साथ में थी। मैं जिनको जानता हूँ कि वो थे उसमें। और बाकी तो देखो पार्टी में हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है देखो, कि नहीं दे रहे, जिला अध्यक्ष वो रहे हैं। वो रहे हैं, लेकिन अब की बात कर रहा हूँ, उनके जाने के बाद देखो उनको भी
अपना मार्गदर्शन आपको देना चाहिए, क्योंकि वो पहले थे, उनको वो कहते हैं ना, एक बंदा जाता है तो दूसरे को चाबी पकड़ा के जाता है, जी लो ये मेरे ये स्टोर की सारे के चाबी है। सारे कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। अब वो आपको फोटो खींच के दिखाऊंगा फिर मैं, अब दिख नहीं रहे ना आपको उन नहीं, मेरे कार्यक्रम। को फोटो खींच, सर मैं तो देख ही रहा हूँ कार्यक्रमों में से जो है गायब है लोग, तो फिर कार्यक्रमों नहीं, में वो से सारे गायब है तो इसका मतलब सब क्या है सर? कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, किसी को किसी प्रकार के लिए कई बार काम काम। तो सर वो कर रहे हैं, लेकिन अंडरग्राउंड काम तो नहीं कर रहे कहीं? नहीं देखो, ये अंडरग्राउंड हमारी पार्टी के अंदर ऐसा कोई काम नहीं होता जहाँ पे, ये कांग्रेस पार्टी तो है नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी है, ये विचारों की पार्टी है। इसमें सब कार्यकर्ता अच्छे से मजबूती से काम करते हैं। और अब जितना जोश इन लोगों के अंदर है, जितने कार्यक्रम हमारे आए हैं, उन सब कार्यक्रमों को झंडा हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर बुलंद किया है। उस कार्यक्रम में भी वो लोग नहीं थे जो तिरंगा यात्रा आप लोगों ने नहीं निकाली? थे, मैं सारे तभी के तो कह रहा सारे, हूँ ना, फसल सारे पकने थे, के बाद सारे क्या थे। होता है, फसल की कटाई भी शुरू होती है सर, तो कहीं वो कटाई तो शुरू नहीं होगी? नहीं देखो, मैं आपका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, क्योंकि आप पत्रकार साथी हैं और हमारा परिवार है। हम परिवार में इस चीज़ से, इस नज़र से देखते हैं सबको। किसी की जिम्मेवारी कहीं पर है, किसी के कोई कम काम कर सकता है, किसी को पर्सनल काम भी होता है तो वो ना भी आ पाए। लेकिन मेरे नोटिस में जिन जिन कार्यकर्ताओं को जो जो जिम्मेवारियां हम लगाने लग रहे हैं, वो सब कार्यकर्ता आने लग रहे हैं और अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं। जो कार्यकर्ता किसी परिदृश्य में ज़्यादा नज़र आते हैं, कई कार्यकर्ता कम नज़र आते हैं। समय समय पर हर चीज़ में बदलाव होता है और खुद का जो समय देने की कैपेसिटी होती है ना, वो हमेशा ये नहीं होता कि भाई हर आदमी हर समय में तैयार रहे। कुछ समय आदमी को अपने पर्सनल काम भी होते हैं, उन कामों के अंदर नज़र आते हैं, कई नज़र नहीं आते हैं। तो हमारे सारा का सारा परिवार हमारा इकट्ठा है। और जो नए लोग आने लग रहे हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो पुराने घरों में बैठे थे, वो सारे के सारे कार्यकर्ता मूवमेंट बड़ी अच्छी उनकी निखर के आई है। सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हर कार्यक्रम में भीड़ ही भीड़ होती है। तो वो उन कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम संगठन के अंदर कहीं गुट तो बनने नहीं लग गए प्रधान जी? ना, ये तो आपकी पहली बार मैंने सुनाई दी है ये बात। पता नहीं आप कौन से एंगल से इसको चेक करने लग रहे हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो खाली ठनका रहा हूँ प्रधान जी, मैं चेक नहीं कर रहा। मैं लेकिन तो मेरे ठनका। को देखो, हमारे परिवार में कभी ऐसा नहीं है। हमारा परिवार कांग्रेस जैसा परिवार नहीं है। हम यहाँ पे वर्तमान में देखो 4 पुराने जिलाध्यक्ष हैं। मुकेश गौड़ है हमारा, नंदराम धानिया जी हैं, शंकर धुपड़ जी हैं, 3 तो ये हो गए पूर्व। आपने लास्ट टाइम इन तीनों को इकट्ठा कब देखा था आपके हम कार्यक्रम में? इकट्ठे थे, हम भवानी खेड़ा बैठे थे। भवानी खेड़ा में कार्यक्रम था और उसमें धुपड़ा जी थे, धानिया जी थे और क्या नाम है, और कौन बच गया, मुकेश गौड़, मुकेश गौड़ जी। और ये मुकेश गौड़ ने खुद अपने माइक पे बोला था कि भाई हमारी पार्टी की खूबसूरती एक है कि हम चारों जिलाध्यक्ष बैठे हैं, नए पुराने, और सब एक और साफ सारे आपस में बात करा, और जो आराम से वो कुर्सी ने दूसरा बदलना हो उस टाइम आराम से छोड़ के जाए। पार्टी की खासियत यही है। और दूसरी पार्टियां में तो छोड़ेगा उन कुर्सी ने कोई, उनको अपना मैं ठीक सुई भाई, दूसरे ने दाने कौन दे। आपकी पार्टी के अंदर एक विधायक जी की टिकट कट गई थी, उसके बाद से वो भी दिखाई नहीं दे रहे, किसकी कट गई? भवानी खेड़ा वालों की। उसके बाद से वो भी किसी कार्यक्रम में भी नहीं आए, वो भी जिला अध्यक्ष की दौड़ में पहले शुरू शुरू में वो भी लगे हुए थे कि मैं भी जिला अध्यक्ष बन सकता हूँ। ऐसा पता नहीं, मेरे को तो नोटिस में आया नहीं ना। मेरी तो बिशंबर जी की बात कर रहे हैं ना आप? विशंबर जी की बात कर रहा हूँ ना मैं। ना, बिशंबर जी से तो, लास्ट टाइम कब देखा था विशंबर जी को आपने? बिशंबर जी को तो अभी हम गुरुग्राम में बैठक थी हमारी। नहीं, भिवानी की बात कर रहा हूँ सर, भिवानी में कब देखा था उनको? अच्छा, भिवानी में। या भवानी खेड़ा में देखा हो? भवानी खेड़ा में पार्टी के निमित्त, सोचना पड़ रहा, तो इसका मतलब काफी समय हो हाँ गया काफ़ी देखा। समय है हो गया उनको किसी कार्यक्रम में भिवानी में, जो है ना कम आए हैं वो। और क्योंकि उनको प्रदेश की क्या उनका जिम्मेवारी, पार्टी से मोह भंग तो नहीं हो गया नहीं कहीं? प्रदेश की जिम्मेवारी उनको दे रखी है हमारे पार्टी में। अभी 11 साल का जो टाइम है उसमें हमने जो है प्रदेश की जिम्मेवारी है वो कुछ जिलों को देखते हैं। और उस नाते वो सारा का सारा काम प्रदेश लेवल पे करने लग रहे हैं। मेरे को तो लगता है थोड़ा सा मोह उनका थोड़ा थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है बीजेपी में, और भी अपने भवानी खेड़ा में, भिवानी में। खैर, आपकी सोच अलग है, क्योंकि आपको संगठन को मजबूत करना है। और मैं तो खैर आम जनता की बात कर रहा हूँ, जो लोगों का कहना है, लोगों के पीछे चर्चाएं हैं, मैंने तो वो डिस्कशन आपसे की है। हालांकि आप तो खैर कैमरे के बारे सामने भी नहीं कहोगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, देखो मजा आ रहा है और सबको, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक है, सबको मिलके इस जिले को सबसे मजबूत बनाना। और उस मजबूती के अंदर हर कार्यकर्ता जो अपना जो जितना कर सकता है ना उतना करने लग रहे हैं। और
हमारे कार्यकर्ता ने भिवानी जिले को दिखा दिया कि भाई हम लोग एक नंबर के कार्यकर्ता हैं। और देखो ये चीज़ें आपने जैसे जो जिस प्रकार की बातें बताई है ना, पूछी हैं, उसका कोई ज़्यादा मायने नहीं है। मायने इतना है कि हमारा पार्टी का संगठन, हर कार्यकर्ता के मन में पार्टी के लिए क्या भाव, तो सबका पार्टी के लिए एक ही भाव है कि भारत माता की जय। अब ये देखने में आ रहा है कि नेता भी कहने लगे हैं कि हमारा लास्ट चुनाव था, अब जो है हम चुनाव आगे नहीं लड़ेंगे, संगठन में काम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ वो अपने बच्चों को पैरेलल में ही जो है नेता बना रहे हैं कि अगला टिकट जो है इनको मिल जाए। तो संगठन तो आप बना रहे हो, कार्यकर्ताओं को जो है बनाया जा रहे हो, लेकिन नेता अपने बच्चे की टिकट के चक्कर में है। तो क्या लगता है आपको, संगठन चल पाएगा ऐसे? क्योंकि संगठन में हर व्यक्ति चाहेगा, जैसे अब आपकी भी इच्छा थी कि मैं भी जो है जिला अध्यक्ष बनूं और आप बन भी गए। अगर ऐसे ही कोई नेता का बेटा बन जाता तो आपके मन में भी होता। नहीं, मेरा सिर्फ, मैं बिल्कुल थोड़ा सा अलग सोचता हूँ इस विषय पे। मेरी सोच है कि जो कैपेबल है उस व्यक्ति को, चाहे उसका कोई कसूर नहीं है, किसी नेता के घर पैदा हो गया हो। मैं एक साधारण परिवार में मैंने जन्म लिया, मेरे को वो एडवांटेज नहीं मिली कि जो किसी नेता के बेटे को मिल जाती है। मेरे को संघर्ष करके नीचे से ऊपर तक आना पड़ा। नेता के बेटे को थोड़ी सी एडवांटेज होती है क्योंकि वो उस क्षेत्र के लोगों को पहले से सब कुछ जानता है, उसका नाम फेम बड़ा होता है। लेकिन उसकी काबिलियत तो भगवान देता है ना। अगर उसके पास काबिलियत है तो उसका कसूर नहीं है ये कि वो नेता का बेटा है। उसको पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर काम करना चाहिए। और संगठन के अंदर जब वो काम करता है और वो हमें लगता है पार्टी को कि ये नेता बनने के लायक है, ये टिकट के लायक है, या संगठन में जिला अध्यक्ष के लायक है, महामंत्री के लायक है, संतरी के लायक है, किसी भी चीज़ के लायक है, तो उसको वो जिम्मेवारी देनी चाहिए। पार्टी के अंदर काम करने वाले हमारे राजनाथ जी के लड़के पंकज जी, उन्होंने संगठन में निचले बूथ स्तर पे काम स्टार्ट किया और वो यूथ में काम किया। उन्होंने उन्होंने महामंत्री के रूप में काम किया, संगठन में लगातार निरंतर काम किया। तो उनका कसूर थोड़ी है कि वो उनके बेटे हैं। अनुराग ठाकुर जी, कसूर तो उनका भी नहीं है सर, जो आपके साथ लगे हुए हैं, शुरू से ही लगे हुए हैं। मान लो आपकी पार्टी के अंदर बचपन से लगे हुए हैं और 40 साल 50 साल की उनकी उम्र हो गई, नहीं, तो कसूर तो उनका भी नहीं कहा जा ना, सकता। देखो दो चीज़ें हैं इसमें। अभी मान लो हम दो तीन लोग हैं जो कि काम करने लग रहे हैं। टिकट 5 आदमियों का पिछली बार अभी पैनल बनाया था इस विधानसभा में भिवानी से, तो वो तीनों चारों पांचों नाम साधारण कार्यकर्ता थे पार्टी के, जिन्होंने मेहनत करके अपना नाम वहां पे पहुंचाया। तो उनमें से भी एक को टिकट मिल गई, तो चारों का कसूर तो नहीं था, लेकिन चारों थे। उस बराबर में कोई अगर नेता का बेटा भी आ जाए और वो उस काबिल हो कि उसने भी हमारे जैसी मेहनत कर रखी हो, तो वो अगर बराबर में आगे खड़ा है तो क्या दिक्कत है उसमें? सर बवानी खेड़ा की टिकट देख लो, तो शाम की टिकट देख लो आप, वो तो दूसरी पार्टी से आकर के यहाँ आपकी पार्टी में आए, उनको टिकट मिल गई। नहीं, जो दूसरी काफ़ी। पार्टी से कहाँ से आए थे क्यों? वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे। कब थे सर? वो मेरे ख्याल में भवानी खेड़ा में कब? 14 से थे। सर भवानी खेड़ा में तो आपकी पार्टी के अंदर नए नए वो शामिल हुए थे थोड़े दिन पहले ही। नहीं, ठीक पुराने है, और शामिल वहीं थे। तो शाम से श्रुति चौधरी जी भी थोड़े दिन पहले ही आई थी हाँ, कांग्रेस से, उनको हाँ, हाँ, टिकट मिल गई। हाँ। हालांकि काफ़ी जो आपके संगठन के जो कार्यकर्ता थे वो नाराज़ भी हुए थे, बाद में उनको मनाना भी पड़ा था। देखो, नाराजगी तो हमारे परिवार में वैसे होती नहीं है और हम नाराज किसी को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो पार्टी फैसला करती है वो पार्टी के हित में फैसला होता है। किरण चौधरी जी और श्रुति जी हमारी पार्टी में आए तो हमने उनका स्वागत किया। और उनके देखो ये जिस प्रकार से किसी नेता के अंदर दम है और वो नेता की हमें ज़रूरत है पार्टी को, तो और उस नेता को ज़रूरत है कि हमारे विचारों से वो सहमत है और हमें लगता है कि ये विचार लेके ये लोग चल सकते हैं, तो दोनों का अगर सामंजस्य है तो वो पार्टी के अंदर आएंगे और उनका जो स्थान है उनको स्थान देंगे। ऐसा भी नहीं है कि हम वो हैं उस जिस सत्र के और हम उस सत्र पे उनको रखें ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हमें उनके सत्र का मान सम्मान भी करना पड़ेगा और हमें ये लगेगा कि भाई इन सत्र के ये कार्यकर्ता हैं, इनको हमें यहाँ पे पार्टी के लिए उपयोगी हैं, तो उनको लेंगे हम। लेकिन विचारों के साथ में कोई समझौता नहीं है। जो हमारी पार्टी में आस्था रखता है, हम ये ज़रूर देखते हैं कि उसके विचार हमारी पार्टी से मिलते हैं या नहीं मिलते। एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे। हम्म, जेपी दलाल जी भी आपकी पार्टी के अंदर हैं, हम्म, किरण चौधरी जी भी आप ही की पार्टी में हैं, अब हम्म, धर्मवीर जी भी आप ही की पार्टी में हैं। हम्म। किसी कार्यक्रम में तीनों को एक साथ बुलाते हो?
हाँ बुलाते हैं। डर नहीं लगता कहीं कहीं झगड़ा झगड़ा ना हो जाए, नहीं, कुछ ना हो कोई जाए? डर नहीं। क्योंकि किरण चौधरी जी और धर्मवीर तो अब एक हो गए, जेपी दलाल जी अब अलग थलग रह गए। नहीं, सारे एक हैं। कि पार्टी में तो एक है, हम्म। लेकिन गुटों में एक नहीं है वो, उनकी नहीं कोई, विचारधाराओं में वो तीनों एक नहीं है। नहीं नहीं, तीनों बीजेपी की विचारधारा के कार्यकर्ता हैं पार्टी के। इन तीनों तीनों की एक स्टेज पे रहते हैं। देखो पार्टी का ऐसा एक, लगता है, मैंने सुना था कि जब तीनों एक ही स्टेज पे होते हैं तो संगठन के लोगों को पसीने आते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए ना कि ना कुछ ना, और कोई गए पसीना नहीं। तो ये दिक्कत ना देखो आ जाए। बीजेपी का यही एक सबसे खूबसूरत चीज है बीजेपी के पास, कि यहाँ पे कोई आदमी बोलेगा नहीं। मन में आप और मेरी कुछ भावना और अलग अलग हो। सबकी चाबी अपने पास है। हाँ, बीजेपी में कोई किसी के साथ में अनुशासनहीनता कभी नहीं करता। सारे के सारे दूसरे को, एक दूसरे को सम्मान से बोलेंगे। कोई मन में कोई भावना है किसी के प्रति, किसी विषय पे पर्सनल, तो वो अपने मन में ही रख सकता है। लेकिन पार्टी के नियमित कोई काम है तो वो सोचता भी नहीं इस बारे में कि अगर वो उनकी स्टेज है तो मैं नहीं जाऊंगा उस विधानसभा में ना, कभी ऐसा नहीं। जिनको भी इनवाइट किया गया है पार्टी के अंदर, हम कहते हैं कि अपेक्षित कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद होंगे। जिन जिनका नाम जहाँ पे होता है वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। और सारे कार्यक्रमों में एक दूसरे का हाथ मिला के संयम के साथ में सब कार्यक्रम सफल सर होते हैं। पिछली बार जब जेपी दलाल जी मंत्री थे तो उनके कार्यक्रमों में धर्मवीर जी नहीं आते थे। खूब आते थे, मैं भी नहीं, गया वो हूँ। एक मैं आधा ऐसे एक कार्यक्रमों में मैं खुद बैठा हूँ, मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ। उन स्टेजों पे गया हूँ, उन मीटिंगों में गया हूँ, जिले स्तर की मीटिंग में भी दोनों तीन इकट्ठे रहे हम सारे। नहीं, मैंने देखा सर बहुत सारे कार्यक्रमों के अंदर पता नहीं आपने, 99% कार्यक्रमों के अंदर धर्मवीर जी नहीं आते थे जहाँ जेपी दलाल जी मुख्य अतिथि हुआ करते थे। ना ऐसा कुछ नहीं। आपने देखो खुद ये, देखो दो चीजें हैं। आप जिस चीज के बारे में आप, बड़े स्तर के नेता का जिम्मेवारियां बड़ी होती हैं। अब वो जिम्मेवारियां कहीं किसी के कार्यक्रम और लगे हुए हैं कि भाई उन्होंने कहीं कार्यक्रम अलग दे रखे हैं, उसके कहीं कार्यक्रम है, तो हो सकता है कि कभी कोई कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ में टाइम ना जोड़ पाए। लेकिन जब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होते हैं कि भाई पहले से बता रखा है कि भाई इस पार्टी का कार्यक्रम है ये, और इस पार्टी का कार्यक्रम में आपको भी आना है, आपको भी आना है, तो सारे के सारे हमेशा ही धर्मवीर जी, जेपी दलाल जी, किरण जी, श्रुति जी उन कार्यक्रमों में उपस्थित रहे। चलिए ठीक है, हमारे साथ वीरेंद्र कौशिक जी थे, जवाब अच्छे दिए हैं उन्होंने वीरेंद्र कौशिक जी ने। आप भी सुनिएगा और खुद ही एनालाइज कीजिएगा कि किस तरह के जवाब थे और कितना आप जो है इन जवाबों से सहमत हो गए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।